नमस्कार, सभी को राम राम। साथियों, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जो 2025 में जो है बिहार सचिवालय का जो फॉर्म आया था, अब बिहार सचिवालय के नाम से भी जानते हैं, सचिवालय सहायक पहले बोला जाता था, अभी जो है वो एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट हो गया। उसमें और भी दूसरे मिसलेनियस पोस्ट होते हैं जो लेवल 7 के पोस्ट होते हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे। तो हम जो है आज जो है एक मॉक टेस्ट जो है लगाएंगे। मॉक टेस्ट में हम लोग जनरल जीके का जो क्वेश्चन है, जनरल स्टडी का क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है कि करेंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मतलब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसके बाद जो है बिहार जो है बिहार को सब मिला के आपको टोटल जो है 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो उन एक मॉक टेस्ट हम उठाएंगे और उस मॉक टेस्ट का जो है उसमें जो 75 क्वेश्चन है उसको जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर एक वन लाइनर की तरह, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, एक वन लाइनर की तरह उसका आंसर जो है बताते हुए चलेंगे। और आप लोग जो है इसको देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर उसके बारे जैसे कि और भी कुछ सुझाव आप लोग दीजिएगा, फिर उसके हिसाब से हम जो है परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ इसमें बता देना चाहेंगे कि ये जो सेट है, चूँकि 2025 में फॉर्म भरा गया था, तो 2025 में ही सेट जो है पब्लिश किया गया था जो है, और इसलिए कुछ करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2025 का आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे ये आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि देखिए अभी 2026 चल रहा है, तो 2025 बहुत ज़्यादा उसका करंट अफेयर्स पुराना नहीं हुआ है, तो 2025 का भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम से पहले जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम लोग जो है उसका करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना होगा। मतलब अगर एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होता है तो 2026 का भी करंट अफेयर जनवरी से लेकर जुलाई, एक महीने पहले तक, एग्ज़ाम के एक महीने मंथ पहले तक का आपको करंट अफेयर्स एक बार देखना होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है? तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये है CISF की। सैफ SAFF सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है, चैंपियनशिप 2025 का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है? तो इसको भारत ने जीता है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मिथेनॉल संयंत्र की शुरुआत किस देश में की गई है? तो ये डेनमार्क में किया गया है। हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार जी को किया गया है। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, इस थीम के साथ जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 130वां रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है? तो 6 मुख्य सिद्धांतें हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 600 करोड़ का। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 2025 में कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, 14 फरवरी तक। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो उसका नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। भारत द्वारा कोयला उत्पादन में अप्रैल 2025 तक कितना वृद्धि अर्जित किया गया है? तो 3.63% किया गया है। दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 5वां स्थान है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें कुमार मंगलम बिरला जी को सम्मानित किया गया है। तो ये जो है करेंट अफेयर्स के लगभग 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आउट ऑफ 75 75 क्वेश्चन में से। और आगे अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। नींद में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। इसमें जो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये होता है नाइट्रेट संदूषित भोजन करने से। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अगला 17वां क्वेश्चन है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? मैंने एलिमेंट की बात कर रहा है कि कौन सा तत्व जो है पीरियोडिक टेबल में जो भी आप एलिमेंट्स देखते हैं उसमें से कौन सा एक तत्व है जो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जो है पहली बार जो है उसको उत्पादित प्रोडक्शन उसका किया गया था, बनाया गया था। तो वो है आपका टेक्नीशियम करके है एलिमेंट, वो टेक्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो ये है कैडमियम। कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में जो है बता देते हैं, वैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम था, ये सभी जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन भी जो है उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो एक कथन दिया हुआ है और कथन को सत्य और असत्य का, तो इसमें जो है मैं चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ आपका। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की क्षति। अपचयन का मतलब सीधा सीधी मान के चलिए कि आपका जो है निगेटिव हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या हुआ कि आपको निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव कब आएगा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको पता है कि निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो कि आपको पता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह का जो सेल होता है, और इस जो उसमें से यूकैरियोटिक वाले का कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चारों कथन यहाँ पढ़ के आपको बता देते हैं। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, इनमें एटीएस प्रकार के राइबोसोम होता है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो इसमें क्या है कि इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होती है, ये सही है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस होता है और वहाँ आपको इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। रिक्तिका वैकुल्स जो है इसमें उपस्थित होता है यूकैरियोटिक सेल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? टाइलिन एंजाइम का कहाँ से निकलता है? आपको तो लार ग्रंथि से निकलता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु यानी वायरस में इसमें से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है? तो इसको चारों ऑप्शन पढ़ देते हैं। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परकोशी कोशिका के भीतर मतलब ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका परकोशी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं और कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है। तो इसमें से कौन सा गलत कथन है? तो गलत कथन आपका क्या है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल, और सेल वॉल सिर्फ आप सभी को पता है कि प्लांट सेल में होता है, ना कि एनिमल सेल में नहीं होता है। इसलिए विषाणु जो वायरस जो है एक एनिमल कैटेगरी में आता है, ये प्लांट में नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती है, ये गलत है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता। बाकी डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। परकोशी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। वायरस जो है उनका स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी हैं। अलैंगिक प्रजनन, अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। ठीक है, ये अलैंगिक प्रजनन में मतलब क्यों भिन्न है? अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इसमें बताना है आपको कि इसका आंसर नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जो है भिन्न क्यों है? अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, लेकिन लैंगिक में क्या होता है कि इसमें समान होने कोई जरूरी नहीं है कि वो समान होंगे, वो अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन था गेहूं, गन्ना, धान और मक्का। इस हिसाब से आपका धान ऑप्शन सही हो जाएगा। धान वाले में धान के खेतों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? ये कंडक्टिंग टिश्यू किसको कहा जाता है? तो आपका जो कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम ऊतक। जाइलम और फ्लोएम होता है। जल जो है पौधे जल ग्रहण करते हैं जाइलम टिश्यू से, और उनका जो फूड वगैरह का मिलता है वो फ्लोएम से। तो ये इसीलिए कनेक्ट करके याद रखिएगा, फूड भोजन फूड फ्लोएम, जल जाइलम। ठीक है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो वो मंद ऑक्सीकरण का, धीरे धीरे जो है अंधेरे में उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से वो दीप्त होता है, मतलब जलता हुआ दिखाई देगा अंधेरे में आपको। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? तो चौथे आवर्त में आपको टोटल 18 तत्व मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? वो जर्मेनियम है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन के हिसाब से सिलिकॉन था, टेलुरियम था, आयोडीन था और जर्मेनियम था। तो इन सभी में से जो है धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं, धर्म गुण नहीं प्रदर्शन करने वाला जर्मेनियम है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके? अफबाउ सिद्धांत द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? इसमें से बताना है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि तांबा का मिश्र धातु नहीं है, एलॉय नहीं है। तो इसमें बताना तांबा किसमें शामिल है? पीतल और कांसा, इसमें तो तांबा आपको मिल जाएगा पीतल और कांसा में। उसके बाद जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड में भी आपको जो है इसमें भी तांबा मिल जाएगा। गन मेटल और डेल्टा मेटल में भी तांबा मिल जाएगा। रोज मेटल और टाइप मेटल ये है जिसमें कि तांबा का मिश्र धातु शामिल नहीं होता है, रोज मेटल और टाइप मेटल में।
घर्षण बल जो है किस तरीके से कार्य करता है, तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके प्रमुख कारण है जो धातु है यानी मेटल्स हैं वो जो है गुड कंडक्टर होते हैं किसके, आपका हीट का गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, तो क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और इनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, क्योंकि मुक्त होते हैं तो इनका रैंडम जो है टकराना कोलिजन होता है और कोलिजन से ये क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है आपका, और अणु एक दूसरे के बहुत करीब भी होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है मतलब ये इनमें से सही जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जो कोई फोर्स जो है लगता है और उसका जो वर्क फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव तब होगा जब जो है विस्थापन जो है वो बल की दिशा में हो। बल के विपरीत दिशा में होगा तो फिर आपका कार्य जो है निगेटिव नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन बल के दिशा में जब आपका विस्थापन होगा तो वो जो है आपका धनात्मक कार्य होगा। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, जो विद्युत रोधी मतलब कि जो कंडक्टर नहीं इंसुलेटर है, इंसुलेटर का जो प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 10 उनका जो प्रतिरोधकता हो जाएगा आपका वो 10⁻12 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस होता है ओम में और रेसिस्टिविटी जो है ओम मीटर में मापा जाता है। तो 10⁻12 से ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक जो है वो इंसुलेटर की मतलब कोई भी अगर विद्युत रोधी पदार्थ है तो उसकी प्रतिरोधकता होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ ज्वाला उत्पन्न होती है, जैसा सभी को पता, आप गैस जलाते हैं, अगर प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन वहाँ मिल रहा है तो ऑक्सीजन प्रॉपर अगर मिलता है तो नीली गैस निकलती है। जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका जो है येलो टाइप का फ्लेम होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ से संबंधित है, तो फ्यूज का सिद्धांत है हीट के प्रभाव से। आप सभी को पता है कि हर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है या इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे घर में तो वहाँ पे फ्यूज़ होता है। तो फ्यूज़ का सीधा क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक का फ्लक्चुएशंस होगा तो वहाँ पे हीट होगा, गर्म होगा और फ्यूज हमारा गल जाएगा। तो वो विद्युत के तापीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज। जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि मतलब लिक्विड का जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर हो, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो वाष्प के दबाव का मिड वाला जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाएगा आपका, तो वो मिड का पॉइंट आपका कहलाएगा, ऑप्शन है इसमें गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन बिंदु और हिमांक बिंदु। तो ठीक है, ये ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हिमांक बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमांक का मतलब जिसपे जमता है, यानी लिक्विड और सॉलिड के बीच का फेज जो होगा, लिक्विड से सॉलिड में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, हिमांक जम रहा है, तो हिमांक बिंदु हो जाएगा। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस तरीके की होती हैं, तो वो अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होता है, तो वो बल क्या होगा, बराबर होगा। जो पक्षी के द्वारा और वायुयान दोनों के द्वारा जो बल जो है अनुभव होने वाला बल जो है वो फोर्स बराबर होगा। भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये गठन जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये किसने कहा है, तो इसने पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। पंचायत भंग होने की स्थिति में किस अवधि के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, अगर कोई पंचायत भंग हो जाता है तो कितने दिनों के भीतर चुनाव करवा देना चाहिए, तो 6 माह के अंदर में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, तो ये अनुच्छेद 43 का ख जो है वो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों को गठन का बढ़ावा देता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये इनका श्रेय किसको जाता है, आर.के. षणमुखम शेट्टी जी को। आर.के. षणमुखम शेट्टी जी जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किए थे। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की विधि, उत्पाद विधि, प्रोडक्ट विधि हो गया, इसे गणना
आपका जीडीपी हो सकता है, व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम विधि आय विधि हो गया, लेकिन एक ह्रास्यमान लागत विधि जो है इससे आप जीडीपी की गणना करने की ये विधि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ह्रास्यमान लागत विधि। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। जो है चारों ऑप्शन हम विकल्प बता देते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, बरेला वन्य जीव अभयारण्य वैशाली में है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है पूर्वी चंपारण में और भीमबाद अभयारण्य जो है मुंगेर में है। इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में, ये कथन जो है ये गलत है। ये पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, बरेला वन्य जीव अभयारण्य वैशाली में है, बरेला वैशाली बस है बरेला वैशाली, और भीमबाद जो है मुंगेर में है। किस शासक ने एकराट तथा सर्व छत्रातंक माने सभी क्षेत्रों में आतंक जो मचाने वाला की उपाधि धारण कौन किया था? कौन सा ऐसा शासक था? तो वो शासक का नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद शासक ने एकराट तथा सर्व छत्रातंक की उपाधि धारण की थी। बक्सर की युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, दोनों कथन पढ़ के बताते हैं आपको। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई थी। दूसरा कथन है बक्सर की युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। बक्सर की लड़ाई सिर्फ मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में नहीं हुआ था, इसमें अवध का जो था, अवध था, मुगल था, ठीक है, और वो भी शामिल थे और उसको अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो ये पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है दूसरा कथन में कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के दौरान जो है युद्ध के पश्चात जो मुगल सराफ ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया था, ये भी गलत है। यानी दोनों कथन जो है गलत है, दोनों कथन में से कोई भी सही नहीं है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग्स जो है उस पर जो इंग्लैंड में महाअभियोग चलाया गया था उसको एडमंड बर्क ने चलाया था। महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दो तरह का जो व्यवस्था था आपका ये आपका भूमि सुधार का, भूमि से रिलेटेड, तो उसमें महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये फैसला कौन किया? तो इसमें लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर जो है थे, वो बाद में फिर अंग्रेजों ने जो है वो उनको रंगून भेज दिया और वहीं पे उनका जो है 1862 में रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको इससे कनेक्ट करके देखना है कि 1857 में जो है पहली बार जो है वाइसराय का पद बना था और पहला वाइसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। तो इसे आप कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं कि गवर्नर जनरल का बहादुर शाह जफर को जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे ऐसा फैसला लेने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल की प्रारंभ की? तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर ये जो है राजा राम मोहन राय जी हैं, बहुत सारे समाज सुधार का कार्य किए थे, आप सभी को पता है। शिक्षा के सती प्रथा का अंत, शिक्षा का के क्षेत्र में भी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के लिए तर्क उन्होंने प्रशासनिक सुधार ऐसा करके उन्होंने तर्क दिया था कि प्रशासनिक सुधार के लिए हम लोग बंगाल विभाजन करें, जबकि रियलिटी कुछ और थी। निम्नलिखित नामों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। यानी इनको जो है कुछ नाम दिए गए हैं, उनको जो है सही कालक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए जैसे, और इसमें पहला ऑप्शन है चंगेज खान है, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी और तैमूर है। तो उनको कालक्रम के यानी कि सबसे पहले कौन आया, फिर सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, फोर्थ कौन आया, तो इस कालक्रम में आप जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो आप सबसे पहले जो है महमूद गजनवी आया, उसके बाद आपका जो है मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद आपका चंगेज खान आया और फिर लास्ट में तैमूर लंग आया, लास्ट में तैमूर आया। तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान और तैमूर सबसे आखिरी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको ये सभी को पता है, हरिहर और बुक्का थे। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद के सहयोगी इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है कि महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल और इनमें से सब, यानी ये तीनों थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन थे। तो ये तीनों थे, महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे और श्री नंद किशोर लाल। ये सभी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे जब बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन करते थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी, कोयल नदी और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दक्कन के पठार से, मेघालय के पठार से, छोटा नागपुर से, और इनमें से कोई नहीं। आप सभी को अगर जिसको पता होगा कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी झारखंड में पड़ती है, तो उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कि झारखंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, तो इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू आप आसानी से आंसर इसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है, मतलब कि घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में, तो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद जो है ऑर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और उसके बाद नियोन है, सबसे आखिरी में आपका नियोन है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 71% के करीब में आपका जो है नाइट्रोजन हो जाता है, फिर 73 के आसपास में 21% ऑक्सीजन हो जाता है, फिर आर्गन जो है 1% के करीब में होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नियोन सबसे आखिरी में। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? 64वां क्वेश्चन है, 64 नंबर का क्वेश्चन है महाद्वीपीय। तो ये जो है ए वेगनर के द्वारा जो है दिया गया था। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत वेगनर के द्वारा। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो कोरियोलिसिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा मोह असंबद्धता कहलाती है, मोह असंबद्धता। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? मेडिटेरेनियन सी के साथ लगने वाली तटों की रेखा बताना है। तो इसमें जो है आंसर आपका, इसमें जो है ऑप्शन बता देते हैं, स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन अंडोरा, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी। सी ऑप्शन बता देते हैं, सी ऑप्शन में इटली, लग्जमबर्ग, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, और डी ऑप्शन मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और बुल्गारिया। तो इसमें जो मेडिटेरेनियन सी से लगने वाला जो सभी देश हैं, इसमें वो ऑप्शन कौन सा है? स्पेन है, ए ऑप्शन में स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया, ये सभी मेडिटेरेनियन सी के तट से लगते हैं। आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये जो है वर्षा वन में उगते हैं, वर्षा वन में आर्किड और ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? कृषि का प्रसार, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें कहने का मतलब कि प्राणी जात और वनस्पति जात को जो खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे सब जो है खत्म होते जा रहा है, तो इसमें से प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? कृषि का प्रसार, कृषि का प्रसार जो है करेंगे तो उससे भी खत्म हो रहा है आपका, जो है पौधे नष्ट किए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं कृषि के प्रसार के लिए, तो उसके लिए भी प्राणी भी, जंगल में जो रहने वाले प्राणी हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, विकास का जितना ज़्यादा विकास होगा तो ये सभी जो है पेड़ पौधे जंगल काटे जाएंगे। पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, औद्योगिकरण शहरीकरण होगा तो उसके लिए भी जो है आपका जंगल वगैरह को, पेड़ पौधों को काटा जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वो प्रमुख कारण नहीं है, वो पशु चारा और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशु के चरने से वो घास वगैरह चरती हैं, तो और लकड़ी जो ईंधन की लकड़ी जो है गिरा हुआ टूटा हुआ ईंधन की लकड़ी, सूखे लकड़ी को एकत्रित करना, तो ये इससे जो है प्राणी जात और वनस्पति जात का मुख्य ह्रास का ये कारण नहीं है, पशु चारा और ईंधन लकड़ी। बाकी सभी जो है वो प्रमुख कारण है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय में है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस भारत में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है भारत का, तो उसके जस्ट 3 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे देखिए सामने एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है। तो जलप्रपात का नाम दूधसागर नदी, उसके सामने मांडवी नदी, जलप्रपात चित्रकूट, उसके सामने इंद्रावती नदी, जोग जलप्रपात के सामने शरावती नदी, और अमृतधारा के सामने नर्मदा नदी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो क्या दूध सागर जो है मांडवी नदी पे है, दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पे है, आपको बताना है। तो ये सही है। चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पे है, ये भी सही है। और जोग जो है शरावती नदी पे है, ये भी सही है। लेकिन अमृतधारा जो है वो नर्मदा नदी पे नहीं है, ये गलत है। ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि कांवर झील। कांवर झील जो है बेगूसराय में पड़ता है, जो ये आपका सबसे बिहार का पहला रामसर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय जो है वो रोम में स्थित है, रोम में, इटली की राजधानी रोम में।
निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा तारामंडल है जो ओरियन तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? तो इस तरीके से ये आपका 75 जो क्वेश्चन है जीके जीएस का, ये क्वेश्चन जो है ये समाप्त हुआ। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और भी कोई सुझाव मतलब और अलग तरीके से कैसे हम लेके आ सकते हैं वीडियो आप सभी के लिए, जो भी एसएससी सीजीएल 4 का तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, और भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम है, इंटर लेवल का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो बिहार में जीके जीएस की प्राथमिकता रहती है, तो उससे संबंधित वीडियो जो आएगा। बाकी जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे हैं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।